इजराइल द्वारा उत्तरी गाजा में जबरदस्त बमबारी और तबाही के बाद उत्तरी गाजा से पलायन करके दक्षिण की ओर जा रहे लोगों के मुख से उनकी व्यथा का विवरण आप इस वीडियो में सुनेंगे। आप देख रहे हैं ईमेम दस्तावेज। इजरायली सेना के हफ्तों की बमबारी के बाद जिहाद खान अल मसरावी ने 16 नवंबर को अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उत्तरी गाजा स्थित अपना घर छोड़ दिया था। उन्होंने दक्षिण की ओर जाते समय हुए अनुभव को बीबीसी अरबी सेवा के एक कैमरामैन से साझा किया। बताया, हमने बहुत हड़बड़ी में अपना घर छोड़ा। हम रोटी बना रहे थे। इसी दौरान महसूस हुआ कि हमारे घरों के पास के घरों पर एक एक कर बमबारी की जा रही है। मैं जानता था कि अगला नंबर हमारा हो सकता है। मैंने कुछ बैग पैक किए, लेकिन हम इतने जल्दी में थे कि उनमें से कुछ लाना भूल गए, और यहाँ तक कि हमने अपने घर के मुख्य दरवाजे को बंद नहीं किया। इंतजार किया, क्योंकि हम अपने बुजुर्ग माता पिता को कहीं और नहीं ले जाना चाहते थे। अल जिटीन में अपना घर बनाने के लिए हमने सालों साल बचत की थी, लेकिन अंत में हमें वहां से जाना पड़ा। मेरे बेटे उमर की वहां नवंबर 2012 को इजराइल के साथ एक युद्ध में मौत हो गई थी। अब जब हमारे घर को बम से निशाना बनाया गया था, ऐसे में अपने और बच्चों के खोने का खतरा नहीं ले सकता था। 2000 मैं जानता हूँ कि दक्षिण में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, और लोगों को शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए घंटों इंतजार करना होता है। लेकिन अंत में हमने एक बोतल पानी और कुछ बची हुई रोटियों के साथ घर छोड़ने का निर्णय लिया। हम उन हजारों लोगों में शामिल हो गए जो सलाह अल दीन से दक्षिण की ओर एक खतरनाक यात्रा पर जा रहे थे, जिसे इजराइल सुरक्षित बता रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी अहलाम, 2, 8, 9 और 14 साल के 4 बेटे, मेरे माता पिता, भाई बहन, चचेरे भाई बहन और उनके बच्चे थे। तो चलते रहे। मैं यह जानता था कि हमें उस चेक पोस्ट से होकर जाना होगा जिसे युद्ध के दौरान बनाया गया है। हम घबराए हुए थे। हमारे बच्चे लगातार पूछ रहे थे, सेना हमारे साथ क्या करेगी। चेक पोस्ट से करीब 1 किलोमीटर पहले हम रुके। वहाँ वहाँ लोगों की एक बहुत बड़ी लाइन में लग गए, जो पूरे रोड पर लगी हुई थी। वहाँ हमें 4 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। इस दौरान मेरे पिता 3 बार बेहोश हुए। वहाँ ईरानी सैनिक सड़क के दूसरी तरफ एक बमबारी से तबाह हुए घर से हम पर नजर रखे रहे थे। सड़क की दूसरी तरफ एक खाली पड़ी प्लाट में भी सैनिक थे। जब हम चेक पॉइंट के पास पहुंचे तो एक पहाड़ी पर लगी टेंट में और सैनिक भी देखे। हमें लगा कि वो वहां से चेक पॉइंट को मैनेज कर रहे हैं। वो हम पर दूरबीन से नजर रखे हुए हैं। लाउड स्पीकर के जरिए वो हमें निर्देश दे रहे थे। वहां टैंक के पास दोनों तरफ से खुले हुए 2 शिपिंग कंटेनर थे। एक से होकर पुरुषों को और दूसरे से महिलाओं को गुजरना था। हम पर कैमरे से नजर रखी जा रही थी। जब हम इससे होकर गुजरे तो ईरानी सैनिकों ने हमें अपना पहचान पत्र दिखाने को कहा। हमारी तस्वीर उतारी गई। मैंने देखा कि करीब 50 पुरुषों को हिरासत में ले लिया गया। इनमें मेरे 2 पड़ोसी भी शामिल थे। एक युवा को इसलिए रोक लिया गया क्योंकि उसके कागजात खो गए थे और उसे अपने पहचान पत्र का नंबर याद नहीं था। लाइन में मेरे आगे खड़े एक व्यक्ति को वहां से ले जाने से पहले एक इजरायली सैनिक ने उसे चरमपंथी कहा। उनसे कहा गया कि वो अपने अंडरवियर उतार कर जमीन पर बैठ जाए। बाद में उनमें से कुछ को कपड़े पहन कर जाने को कह दिया गया, जबकि कुछ की आंखों पर पट्टी बांध दी गई। मैंने आंखों पर पट्टी बांधे 4 लोगों को देखा। इनमें मेरा पड़ोसी भी शामिल थे। उन्हें ढाई गई एक इमारत के मलबे के पीछे ले जाया गया। जब वो हमारी आंखों से ओझल हो गए तो हमने गोलियां चलने की आवाज सुनी। मुझे ऐसा इस बात का कोई जानकारी नहीं है कि उन्हें गोली मारी गई कि नहीं। काहिरा में मेरे एक सहकर्मी ने कुछ ऐसे लोगों से संपर्क किया जिन्होंने मेरी जैसी यात्राएं की थी। उनमें से एक कमाल अल जोजो ने बताया कि एक हफ्ते पहले वह चेक पॉइंट से होकर गुजरा था, तो वहां उसने 100 देखे थे, लेकिन उन्हें उनकी उसकी इसकी जानकारी नहीं है कि उन लोगों की मौत कैसे हुई थी। मेरे सहकर्मी ने मोहम्मद नाम के एक व्यक्ति से भी बात की जिन्होंने 13 नवंबर को उसी चेक पोस्ट से होकर यात्रा की थी। मोहम्मद ने बीबीसी को बताया, एक सैनिक ने मुझे सभी कपड़े उतारने को कहा, यहाँ तक कि अंडरवियर को भी। वो कहते हैं, मैं वहां से गुजर रहे लोगों के सामने नंगा था। मुझे शर्म आ रही थी। अचानक से एक महिला सैनिक ने अपनी बंदूक उनकी ओर तान दी और उसे हटाने से पहले हंसी। मुझे अपमानित किया गया। उन्होंने बताया कि वहां से जाने की इजाजत मिलने से पहले मैंने वहां 2 घंटे तक नंगे रहकर इंतजार किया। हालांकि मेरी पत्नी, बच्चे, माता पिता और मैं उस चेक पोस्ट में सुरक्षित निकल गया, लेकिन मेरे 2 भाइयों को देरी हुई। जब हम वहां उनका इंतजार कर रहे थे तो एक ईरानी सैनिक लोगों के एक समूह पर चीखा। वह समूह कंटेनर की ओर वापस जाने की कोशिश कर रहा था। वो अप, वो अपने रिश्तेदारों के बारे में जानना चाहते थे जिन्हें रोक लिया गया था। एक लाउडस्पीकर से उन्हें
चलते रहने और करीब 300 मीटर दूर रहने के निर्देश दिए गए। इस दौरान एक सैनिक ने उनको डराने के लिए उनकी तरफ हवा में गोलाबारी शुरू कर दी। जब हम लाइन में लगे हुए थे, तो हमने गोलाबारी की आवाज़ें सुनी। सब रो रहे थे। मेरी माँ सुबकते हुए कह रही थी, "मेरे बेटों का क्या हुआ? क्या उन्होंने उन्हें गोली मार दी?" करीब 1 घंटे बाद मेरे भाई नजर आए। डिफेंस फोर्स आईडीएफ ने बीबीसी को कहा कि चरमपंथी संगठनों से संबंध के संदेह में कुछ लोगों को शुरुआती जांच के लिए हिरासत में लिया गया। अगर वो अभी भी संदेहास्पद बने हुए हैं, तो आगे की पूछताछ के लिए उन्हें इजराइल भेजा जाएगा। बाकी के लोगों को तत्काल रिहा कर दिया गया। आईडीएफ का कहना था कि कपड़े यह पता करने के लिए उतराए गए कि कहीं उन्होंने कोई विस्फोटक तो नहीं लगा रखा है। हिरासत में लिए गए लोगों को जल्द से जल्द कपड़े पहना दिए गए। उनका कहना था कि इरादा बंदियों की सुरक्षा और गरिमा को कम करना नहीं था। इजरायली डिफेंस फोर्स अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक काम करता है। इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहे लोगों में से किसी को भी गोली नहीं मारी गई, लेकिन जब युवा लोगों ने उल्टी दिशा में जाने की कोशिश की, तो उन्हें तितर-बितर करने के लिए गोली मारी गई। वह भी तब जब उन्हें लाउडस्पीकर से उस तरफ जाने को मना किया गया जिधर सैनिक थे, और उन्होंने वहां जाना जारी रखा। मैंने और मेरी पत्नी ने उस समय राहत की सांस ली जब चेक पॉइंट हमारी आंखों से ओझल हो गया। लेकिन हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस यात्रा में सबसे कठिन पड़ाव आने वाला था। जब हम दक्षिण की तरफ बढ़ रहे थे, तो हमने अलग-अलग जगह पर सड़क के किनारे करीब 10 सौ देखे। बिखरे हुए शरीर के हिस्से सड़ रहे थे। वो मक्खियों से ढके हुए थे और पक्षी उनमें चोंच मार कर रहे थे। वह मेरा सामना अब तक की सबसे बुरी दुर्गंध से हुआ। मैंने अपने की ओर बच्चों से जोर से कहा कि वो आसमान की तरफ देखें और चलते रहे। मैंने एक जली हुई कार देखी थी। उसमें एक कटा हुआ सिर था और सड़ती हुई बिना सिर की वाली लाश का हाथ कार की स्टीयरिंग को थामे हुए था। वहां मरे हुए गधों और घोड़ों के भी शव थे। उनमें से कुछ कंकाल में बदल गए थे। वहां कचरे और खराब खाने का ढेर लगा हुआ था। तभी एक इजरायली टैंक सड़क के एक तरफ से नजर आया और वो खतरनाक रफ्तार से हमारी ओर आ रहा था। यह देखकर हम डर गए और उससे बचने के लिए हमें शवों के ऊपर से भागना पड़ा। इस दौरान भीड़ में से कुछ लोग शवों पर फिसल गए। सड़क पर पहुंचने से करीब 20 मीटर पहले ही टैंक ने अपना रास्ता बदल लिया। अचानक सड़क के किनारे एक बिल्डिंग पर बमबारी हुई। धमाका डराने वाला था और उसके छर्रे हर तरफ उड़े। हम हिले और डरे हुए थे, लेकिन नुसीरत की ओर बढ़ना जारी रखा। हम वहां शाम को पहुंचे। हमें सड़क पर सोना पड़ा। वहां बहुत ठंड थी। अपने हमें अपनी जैकेट अपने बीच वाले लड़के पर लपेट हमने अपनी जैकेट अपने बीच वाले लड़के पर लपेट दी। उसे गर्म रखने के लिए उसके हाथ जैकेट के बाहों में डाल डाल दिए। हमने अपने सबसे छोटे बच्चे को अपनी शर्ट से ढक दिया। अपने पूरे जीवन में कभी इतना ठंड नहीं हुआ था। टैंक और शवों के बारे में पूछने पर आईडीएफ इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा, टैंक दिन के समय रास्तों पर चलते हैं जो सलाह उल दीन की ओर जाने वाली सड़क से जुड़ती है, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें कि वे गाजा के उत्तर से दक्षिण की ओर से जाने वाले ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर से जाने वाले नागरिकों की ओर गए हों। डिफेंस फोर्स का कहना है कि वो सलाह उल दीन सड़क पर शवों के बारे में नहीं जानते। उसका कहना है कि कई बार गाजा से आने वाले वाहन शवों को छोड़ जाते हैं, जिन्हें इजराइल डिफेंस फोर्स जल्द हटा देती है। अगली सुबह हम गाजा के दूसरे सबसे बड़े शहर खान यूनिस जाने के लिए तैयार थे। हमने कुछ दूरी तक गधे द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी से जाने के लिए एक व्यक्ति को कुछ भुगतान किया। फिर दीर उल वला में हम एक बस में चढ़े जो केवल 20 लोगों को ले जाने वाली थी, लेकिन उसमें 30 लोग सवार थे। कुछ लोग उसकी छत पर बैठे और कुछ लोग दरवाजे और खिड़कियों पर लटक गए। खान यूनिस में हमने संयुक्त राष्ट्र की ओर से संचालित एक स्कूल में रहने के लिए एक सुरक्षित जगह तलाशने की कोशिश की, लेकिन वह भरा हुआ था। अंत में जाकर हमें एक आवासीय इलाके में एक गोदाम में किराए की जगह मिली। वहां हम एक सप्ताह तक रहे। माता पिता भाई और बहनों ने खान यूनिस में रहने का फैसला किया, लेकिन जब एक स्थानीय बाजार पर बमबारी की गई, तो मैंने और मेरी पत्नी ने अपने बच्चों के साथ और दक्षिण में राफा की ओर जाने का फैसला किया। उन्होंने एक कार इसमें लिफ्ट ली और मैं बाद में एक बस में जाकर उनसे मिला। बस में बहुत भीड़ थी और मैं उसके दरवाजे पर लटक कर गया। अब हम टिन और प्लास्टिक से बनी छत वाले एक आउट हाउस में किराए में रह रहे हैं। वहां हमें गिर रहे छर्रों से बचने के लिए कुछ नहीं है। हर चीज महंगी है और हमें अपनी जरूरत का बहुत सा सामान नहीं मिल पाता। अगर हमें पानी पीने का पानी चाहिए, तो हमें 3 घंटे लाइन पर लगना पड़ता है। 3 समय खाने के लिए हमारे पास खाना नहीं है, इसलिए हम दोपहर का खाना नहीं खाते हैं, केवल नाश्ता करते हैं और रात का खाना खाते हैं। मेरा बेटा रोज एक अंडा खाता था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक अंडा, लेकिन अब मैं उसे वह भी नहीं दे पा रहा हूँ। मैं बस गाना छोड़कर अपने बच्चों के साथ सुरक्षित रहना चाहता हूँ, भले ही मुझे इसके लिए तंबू में ही क्यों नहीं रहना पड़े। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो
इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। फिलहाल दीजिए इजाजत, टेक केयर, धन्यवाद।